नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। हाजिर हूँ मैं आपके साथ करंट अफेयर्स के सेशन में। तो हम लोग करंट अफेयर्स का रेगुलर सेशन 8 बजे करते हैं और आपको दिन भर की जो भी खबरें होती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ में दुनियादारी समझने के लिए जो एक व्यू अच्छा होना चाहिए आपका एक स्टूडेंट होने के नाते, उन सब बातों पे हम लोग चर्चा करते हैं रेगुलर। तो चलिए, आप आज से करंट अफेयर्स में जब भी 8 बजे आया करें रेगुलर, तो एक काम कर लिया करें, आपके साथ एक मैप होना चाहिए। मैप का मतलब या तो आप अपने कमरे पे वर्ल्ड मैप लगा लीजिए और इंडिया का पॉलिटिकल और फिजिकल लगा लीजिए, या तो आप एक काम किया करिए, एटलस साथ में लेके बैठ जाया करिए और हम लोग रेगुलर करंट अफेयर्स के माध्यम से जितने भी लोकेशंस होंगे इन सब बातों पे भी डिस्कस करते रहते हैं, तो आपका बेनिफिट होगा। तो आज का ये सेशन हम लोग का जो है वो है 30 मई का। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्या क्या कहानियां हैं जो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, आज हम लोग बात करेंगे स्विट्जरलैंड के बारे में, जिसने कि हाल ही में एक तरीके से ईयू के साथ अपने जो रिलेशन थे उसको ख़त्म कर दिए हैं। अब स्विट्जरलैंड के ईयू के साथ क्या रिलेशन थे, कैसे गठबंधन थे, क्यों ख़त्म कर दिया, इन सब बातों पे बात करेंगे। दूसरा हमारा जो आपके लिए टॉपिक है वो है बांग्लादेश। भाई है तो बड़ी मज़ेदार बात कि बांग्लादेश जो कि भारत के ही प्रयासों से बना, आज बांग्लादेश जो है वो श्रीलंका को, शार्क देश के एक मेंबर जो श्रीलंका है, उसको 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा लोन के रूप में दे रहा है, स्वैप अग्रीमेंट के तहत, करेंसी स्वैप के तहत। क्या है करेंसी स्वैप, बांग्लादेश ऐसे कैसे दे पा रहा है, श्रीलंका को जरूरत क्या पड़ी, सब बातों पे चर्चा करेंगे अभी। ठीक है। तीसरा टॉपिक है जो हमारे आपसे डिस्कशन के लिए है वो बेंगलोर के बारे में है। बेंगलोर में एक अद्भुत सा दृश्य देखा गया, बेंगलोर से देखा गया, और लोगों ने वहाँ पर बहुत सारे ट्वीट कर डाले और यह तक कह दिया कि एलियन का शिप आ रहा है। वो जादू वाली मूवी आपने देखी थी ना, ऋतिक रोशन वाली, तो कुछ ऐसी फीलिंग आपको आएगी आज के करंट अफेयर सेशन में और मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। चलिए, अगले टॉपिक है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सुना होगा मिड डे मील के बारे में। बहुत सारे आपके जान पहचान वाले या आपके घर वाले जाते होंगे प्राइमरी में पढ़ने के लिए। ठीक है। हालांकि हम लोग के टाइम में तो प्राइमरी में मिड डे मील की उतनी व्यवस्था नहीं थी। ठीक है। हालांकि मैं कभी गया नहीं, बट जानता तो था ही। तो अभी मिड डे मील की व्यवस्था हुई है। ठीक है। और मिड डे मील के साथ साथ एक नया टर्म आज जुड़ा है, वो है डीबीटी। क्या है डीबीटी, इसके बारे में पूरा डिस्कशन हम लोग करेंगे। ठीक है। इसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे आज और भी टॉपिक के बारे में, और वो टॉपिक जो है, वेट अ मोमेंट, ये इसको इधर कर दो, नहीं बुरा मान जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट डीबीटी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। चलिए, अगला पॉइंट है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी और राष्ट्रवादी नेता विनायक दामोदर वीडी सावरकर के बारे में बात करेंगे। कई बार मॉडर्न हिस्ट्री से इनके क्वेश्चंस बन जाते हैं और उनकी 138वीं जयंती मनाई गई है। वीडी सावरकर कौन से, अभिनव भारत समिति क्या थी, सीक्रेट सोसाइटी जो उन्होंने बनाई थी, बात करेंगे एक एक टॉपिक के बारे में। ठीक है। चलिए, अगला टॉपिक जो आपके लिए है वो पेम्पा सेरिंग ने हाल ही में निर्वासित तिब्बत सरकार के पीएम पद की शपथ ली। पेम्पा सेरिंग ने निर्वासित तिब्बत सरकार के पीएम की शपथ ली है। अब ये निर्वासित तिब्बत सरकार क्या है, ठीक है, जिसके फाउंडर दलाई लामा जी हैं, तो हम दोनों के बारे में आपसे परिचय करवाएंगे और बताएंगे भी क्वेश्चन कैसे बनेंगे। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के बारे में बताएंगे। भाई साहब, इन्होंने चमत्कार कर दिया एक तरीके से। मैंने आपको बेलारूस के राष्ट्रपति के बारे में बताया था कि वो हमेशा 80% वोट पाके जीतते हैं, इन्होंने तो भाई हद कर दी, ये 95% वोट पा करके इलेक्शन जीत गए। इतने तो हमारे यहाँ परसेंटेज नहीं बनते बीटीसी वालों के भी, 95% जो है वो वोट पा करके ये जीते हुए हैं। अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, आईआईटी मंडी ने, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की बात आ जाती है, और इन्होंने कोविड-19 वायरस में एक जो प्रोटीन, आप सारे लोग जानते हैं वायरस कुछ और नहीं है, एक तरह से प्रोटीन और आरएनए का कॉम्बिनेशन होता है, तो उसमें प्रोटीन कौन सी है, इस बात की खोज जो है वो आईआईटी मंडी के छात्रों ने किया हुआ है। ठीक है। अगला टॉपिक जो हम आपसे डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे, एक महिला है जिन्होंने करामात कर दिखाया है मात्र 26 घंटे में, मतलब 25 घंटे और 50 मिनट में, 26 घंटे भी मैं 10 मिनट बढ़ा के बता रहा हूँ, 25 घंटे 50 मिनट में इन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ डाली, जो आज तक का विश्व रिकॉर्ड है।
ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सबके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक हम लोग आपके सामने लेके आए हैं, लेकिन इसके पहले जितने भी बच्चे अभी आप देख रहे हो, ठीक है, या जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, सबसे पहले शेयर मारो अपने दोस्तों को। मैंने तो शेयर कर ही दिया है, आप लोग भी शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए और थोड़ी सी मदद आपके माध्यम से हमारी भी होती रहे कि लोगों तक हमारी ये जो हमारे जो प्रयास हैं वो पहुँचते रहे। चलिए, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहा गया है स्विट्जरलैंड ने यूरोपीय संघ की एक व्यापक संधि को क्यों खारिज कर दिया है। अब ये क्वेश्चन मार्क है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन ये बन सकता है कि हाल ही में किस यूरोपीय देश ने यूरोपीय संघ मतलब ईयू, यूरोपियन यूनियन के साथ व्यापक संधि को अस्वीकार कर दिया है। इसका उत्तर है एक छोटा सा देश जो कि 4 देशों से घिरा हुआ है, लैंडलॉक कंट्री है, स्विट्जरलैंड ने ऐसा किया हुआ है। आइए बात करते हैं क्या कहानी है कि स्विट्जरलैंड को इतना नाराज होना पड़ गया। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड ने क्यों रिजेक्ट कर दिया है ईयू की ट्रीटी को, इसको समझने के लिए पहली बात आप समझो थोड़ा सा। ठीक है, बार बार मैं ईयू की बात कर रहा हूं और देख रहे हैं आप कि ये स्विट्जरलैंड की लोकेशन है जो कि इधर फ्रांस से, उधर जर्मनी से, ठीक है, इधर इटली से और इधर ऑस्ट्रिया से घिरा हुआ है। ठीक है, स्विट्जरलैंड एक पूरी तरह से लैंड लॉक्ड कंट्री है। और सबसे बड़ी बात आप जानिए, ईयू की जिसकी हम बात कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन की, इसमें जितने भी देश हैं उनके बीच में स्विट्जरलैंड तो आता है, लेकिन स्विट्जरलैंड जो है वो ईयू का सदस्य नहीं है। अब आपका बार बार मन में हो रहा है सर, एक बार आप कह रहे हो कि ईयू का सदस्य भी नहीं है और एक बार आप कह रहे हो कि ईयू के अग्रीमेंट को स्वीकार नहीं कर रहा है। तो हाँ, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं, ये ईयू का सदस्य नहीं है। लेकिन आप सुनते होंगे ना, स्विट्जरलैंड में बहुत सारे देशों के मुख्यालय है, बहुत सारे देशों के हेडक्वार्टर्स हैं। तो बहुत सारे देशों के हेडक्वार्टर होने से बेनिफिट क्या है ना, बहुत सारे यूरोपियन यूनियन के लोग जो हैं वो लगातार आते जाते रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि 3 से 4 लाख लोग ऐसे हैं जो यूरोपियन यूनियन के कंटिन्यूअस रेगुलर पैटर्न पे आते जाते रहते हैं स्विट्जरलैंड में। तो अब कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा लोग माइग्रेट करते हैं, आते हैं, जाते हैं और वहाँ पे हेड ऑफिसेज बहुत सारी खुल रखी हैं। तो इस स्विट्जरलैंड ने ईयू संघ से मतलब यूरोपियन यूनियन से 120 अग्रीमेंट लगभग कर चुका है। और 120 अग्रीमेंट करने का मतलब है लगभग वो हर बात पे समझौता कर चुका है जिससे कि ईयू के बराबर ही, उसके जो मेंबर्स हैं उसके बराबर ही सुविधाएं इसको लगभग मिलती हैं। ठीक है, अब ये इसको थोड़ा समझने के लिए आप एक बात और देख सकते हैं। यहाँ पर एक जो है जिसे आप बोलते हैं शेंगम एरिया, तो शेंगम एरिया का ये पूरा का पूरा पॉइंट देख रहे हैं। अगर आप स्विट्जरलैंड चले जाते हैं तो इसके अंतर्गत जितनी भी कंट्री है, जैसे कि 6 2 8 कंट्री ये हो गई, 6 कंट्री ये हो गई, ऐसे जितनी भी ये सब कंट्रीज हैं, यहाँ आप जितना मन करे घूमो, आपसे कोई पूछेगा भी नहीं पासपोर्ट वीजा क्या है। ऐसे अग्रीमेंट कर रखे हैं स्विट्जरलैंड ने, जबकि ये यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं। ठीक है ना, उसके बाद भी आप देख रहे होंगे कि स्विट्जरलैंड यूरोपियन यूनियन के साथ कितने सारे करार कर के रखा हुआ है। और इसकी कहानी समझने के लिए पहले मैं आपको लोकेशन समझाता हूँ। ये स्विट्जरलैंड है, इधर जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और इधर इटली है। गलती से स्लोवेनिया के बारे में नहीं चले जाइएगा, वो उसका बॉर्डर टच नहीं करता है। ठीक है मेरे बच्चों, अब मुझे लगता है आपको बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पे एक बात और रखी गई है, अल्पाइन कंट्री क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एल्प्स पर्वत है और लोग इसीलिए यहाँ पे घूमने जाते हैं कि एल्प्स पर्वत बड़ा सुहावना दिखता है ना, मतलब लोगों का मानना है। आपके पास भी अगर पैसे वैसे होते हैं तो आप चले जाइएगा, घूम के चले जाइएगा। ठीक है, और बताइएगा कैसा रहा। स्विट्जरलैंड ने अबेंडन कर दिया ईयू टॉक्स को। अब इस पे कहानी क्या हुई सुनो। धीरे धीरे करते करते जब इस पे स्विट्जरलैंड में बहुत सारे लोग ईयू के आने लगे, मतलब इतने ज्यादा लोग आने लगे कि वहां के लोगों को समस्या होने लगी। ये कुछ कहानी वैसी है जैसे बांग्लादेश से बहुत सारे लोग भारत अगर आने लगे तो भारत वालों को समस्या होने लगी। कैरिंग कैपेसिटी एक होती है, ठीक है, जिससे कि और पोल्यूशन भी होता है, कहीं ना कहीं हमारे रिसोर्सेज एग्जॉस्ट करते हैं। तो स्विट्जरलैंड में भी जब ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी लोग जाके बसने लगे, ठीक है, तो कुल यहाँ पे लगभग 84 लाख की पॉपुलेशन है और 84 लाख में से देखा जाए तो लगभग 34 लाख ऐसे लोग हैं जो विदेशी हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि स्विट्जरलैंड की जनसंख्या जो है ऑलरेडी 84 लाख में से 34 लाख विदेशी हैं। तो स्विट्जरलैंड की क्या कहते हैं जनता ही इस बात का विरोध करने लगी। अब स्विट्जरलैंड की जनता अगर की बात की जा रही है तो वहाँ के थोड़े पार्लियामेंट्री सिस्टम को भी समझिए। जैसे हमारे यहाँ अगर हम लोग कभी बात करते हैं तो हम बोलते हैं संसदात्मक प्रणाली अपनाते हैं, हमारा प्रधानमंत्री काम को करता है। स्विट्जरलैंड का जो हाल है वो अलग है। वहाँ पे 7 लोग मिलके फेडरल गवर्नमेंट चलाते हैं, 7 लोग, और प्रत्येक एक व्यक्ति को ना 1 साल बाद अधिकार मिलता है कंट्री चलाने का। तो वहाँ का सिस्टम ही अलग है और वहाँ पे जनसंख्या कम है, जिसकी वजह से क्या होता है, रेफरेंडम होता है। कोई भी बात पूछनी है तो किससे पूछेगा, पूरे जनता से पूछेगी सरकार। तो जब
ये यहाँ के विरोध से इस बात का थोड़ा अंदाजा यूरोपियन यूनियन को लगने लगा कि स्विट्जरलैंड जो है वो ईयू से अग्रीमेंट तोड़ना चाहता है कि लोग उसके यहाँ ना आए। तो भाई अब यूरोपियन यूनियन से इतना सारा ट्रेड होता है इसका म्यूचुअल, ठीक है, और इतने सारे हेडक्वार्टर्स लोग हैं, तो यूरोपियन यूनियन ने सोचा कि एक काम करते हैं कि तो थोड़ा फिक्स कर लेते हैं स्विट्जरलैंड से बात करके कि भाई हमारे आपके रिश्ते बने रहें, हमारे आपके रिश्ते ठीक ना रहें। तो यूरोपियन यूनियन आता है स्विट्जरलैंड के पास और कहता है भाई देखो हमारी आपकी तो संबंध पक्के हैं ना, हमारे आपके रिश्ते पक्के हैं। तो स्विट्जरलैंड कहता है देखो भाई पक्के वक्के नहीं हैं, पहले इस बात पे बात करो कि हमारे यहाँ लोग नहीं आएंगे, मतलब ये अपनी बातें रखने लगा। तो यूरोपियन यूनियन थोड़ा सा नाराज हो गया इस बात पे कि तुम हमारे यूरोपियन यूनियन के साथ करार करके अच्छी अच्छी चीज़ें का यूज़ कर लेते हो, लेकिन क्या कहते हैं तुम हमारी बात नहीं मान रहे हो, हमारे यूरोपियन यूनियन में नहीं आ रहे हो ना। एक्चुअली यूरोपियन यूनियन चाहता था कि इतना ज़्यादा जब हस्तक्षेप स्विट्जरलैंड का है तो स्विट्जरलैंड को भी ईयू का सदस्य बना लिया जाए, लेकिन स्विट्जरलैंड ने इस बात से मना कर दिया। तो यूरोपियन यूनियन ने दूसरी बात कही उनसे, दूसरी बात ये कही कि काम कर लो, चलो ठीक है, अगर तुम हमारे साथ नहीं आना चाहते हो तो हमारे जितने नागरिक स्विट्जरलैंड में रह रहे हैं ना, तुम एक काम कर दो, उनको उतनी ही सुरक्षा दे दो जितना कि तुम अपने नागरिकों को देते हो। इसको बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी के बारे में थोड़ी सी बात जान लीजिए। सोशल सिक्योरिटी होती क्या है? तो सोशल सिक्योरिटी का मतलब है भैया अगर आप कमा नहीं भी सकते हैं तब पर भी सरकार आपका ध्यान रखेगी। जैसे कि अमेरिका में देख लीजिए, जैसे कि रूस में देख लीजिए, कहा जाता है कि रूस एक ऐसा देश है जो अपने यहाँ अनएम्प्लॉयड लोगों को भी इतना पैसा देता है कि वो लोग उससे वर्ड टूर कर लेते हैं, मतलब सेविंग कर करके। तो ये सोशल सिक्योरिटी है, मतलब देश में अगर आप काम नहीं भी करते हैं तो क्या होता है, आपको सरकार देखभाल करेगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे निठल्ले निकल जाते हैं। जब उन्हें इस बात की दिक्कत नहीं रहती कि हमारे खाने पीने में असुविधा आएगी तो वो इनोवेशन पे काम करते हैं। हमारे आपके देश की तरह एनटीपीसी, आईएएस, पीसीएस इन परीक्षाओं की ज़्यादा तैयारी में नहीं लगे रहते हैं, समझ पा रहे हैं। तो यूरोपियन यूनियन कहता है कि स्विट्जरलैंड एकमात्र ऐसा देश है जो अपने यहाँ के लोगों को ना सोशल सिक्योरिटी बहुत देता है। इसका मतलब है कि अगर नहीं भी कमा रहे हो तो सरकार तुमको इतना देगी कि तुम वहाँ से पैसे बचा के घूम भी सकते हो विश्व, अगर चाहो तो यूरोपियन यूनियन कहता है कि हमारे जितने लोग तुम्हारे यहाँ हैं, काम करो, तुम उनको क्या दे दो, सोशल सिक्योरिटी दे दो। तो स्विट्जरलैंड ने कहा भाई देखो हम कोई भी काम बिना पूछे तो करते नहीं है, और हम बिना पूछे नहीं करते हैं तो हम अपनी जनता से पूछेंगे। तो वो रेफरेंडम करवाता है, और रेफरेंडम से ये पता लगता है कि वहाँ के लोग इस बात से सहमत नहीं हैं कि हमें क्या दिया जाए, सोशल सिक्योरिटी उन लोगों को भी दी जाए, मतलब कि जो यूरोपियन यूनियन के लोग हैं जो स्विट्जरलैंड के निवासी नहीं हैं उनको भी उतनी सिक्योरिटी दी जाए। तो इन्होंने मना कर दिया साफ साफ कि भैया देखो हम तुम्हारे साथ अग्रीमेंट नहीं कर पाएंगे, तुम चाहो तो जो करार खत्म करने वो कर दो। थोड़ी बहुत तल्खी हो गई है, और इस तल्खी के समय में जो वो स्विट्जरलैंड है उसने यूरोपियन यूनियन के संधि को स्वीकार करने से मना कर दिया है। यूरोपियन यूनियन के बारे में आप देख लीजिए, इसका जो हेडक्वार्टर है वो क्या कहते हैं बेल्जियम में है, ब्रजियस की राजधानी क्या है, ब्रसल्स में है, ठीक है। कब इसका गठन हुआ था, 1993 में हुआ था, ठीक है। ये सारी बातें आप इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अब इसके आगे ये भी मैंने आपको लिखा, अभी कुछ दिन पहले खबर थी ना, यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन अलग हो गया था। तो यूरोपियन यूनियन नीले वाले में शेडेड है और ब्रिटेन जो है वो लाल वाले में है। आई होप आपको बातें समझ में आ रही है। अगर बातें समझ में आ रही हैं तो जल्दी से शेयर करो लेक्चर्स को, दूसरों को भी बताओ। देखो भाई शेयर वेयर करने में आपका कुछ जाता नहीं है, थोड़ा किया करो, नहीं मैं कसम वसम चढ़ा दूंगा तो फिर हालांकि आई एम जोकिंग, सो यू कीप स्टडिंग, ठीक है। हाँ शेयर कर दिया करो, राइट। तो ब्रेक्जिट वाला कहानी ब्रिटेन का था। चलो ब्रेक्जिट वाला कहानी था, ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया था, ठीक है भाई। चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या हुआ है, ये एक तरीके से भारत के लिए बड़ी शर्मनाक बात है, भारत के मुंह पे तमाचा भी आप कह सकते हैं अगर आपको ठीक लगे तो, अगर आप बर्दाश्त कर पाए तो। क्या हुआ है इसमें थोड़ा सुनिए। बांग्लादेश ने, हाँ वही अपने बगल वाला देश बांग्लादेश, जिसने अभी हाल ही में प्रति व्यक्ति आय में भारत को पीछे छोड़ दिया है, उसने सार्क देश के साथ, मतलब जो एक देश है जिसे आप बोलते हैं श्रीलंका, उसको 200 मिलियन का मुद्रा विनिमय की मंजूरी दे दी है। अभी क्या है भाई 200 मिलियन, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है, आपका मर्जी करेगा। 75 एक डॉलर का चल रहा है अभी, और 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, बाकी आप देख लीजिएगा, ठीक है। 200 के बगल में 10 लाख के जीरो लगा दीजिएगा, फिर 75 से गुणे कर दीजिएगा, आपको जो मिलेगा उतने रुपए की बात हो रही है, ठीक है।
क्या मामला है इसका स्वैप करेंसी अग्रीमेंट का। स्वैप करेंसी क्या होती है हम इस पे डिस्कस करेंगे। किस देश ने दिया है, बांग्लादेश ने। किसको दिया है, तो दिया है श्रीलंका को। सार्क देश का एक मेंबर है श्रीलंका, वहां का मेंबर बांग्लादेश भी है, हमारे भारत भी उसका मेंबर है, ठीक है। ये उनके दोनों झंडे हैं, दोनों मतलब दो देश हो गए, ठीक है। श्रीलंका सेंट्रल बैंक इज एक्सपेक्टेड टू रिटर्न, अब ये सब कहानी दी गई, आप पढ़ लेना कब तक वापस करना है, ठीक है। इस समय श्रीलंका का फॉरेक्स रिजर्व कितना है, $4 बिलियन है, और बांग्लादेश का फॉरेक्स रिजर्व कितना है, $45 बिलियन है। हालांकि आप कहोगे सर भारत से कंपैरिजन क्यों कर रहे हो, भारत का तो बहुत ज़्यादा है, $400 बिलियन है। तो भाई साहब 9 गुने आपकी पॉपुलेशन भी तो है, काहे इतना खुश हो रहे हो, ठीक है। चलिए स्वैप करेंसी, स्वैप क्या है देखो समझते हैं। देखो जैसे मानो किसी एक व्यक्ति ने, ए नाम के व्यक्ति को, मतलब बांग्लादेश, यहाँ पे बांग्लादेश को रख लीजिए, और श्रीलंका को उसने दे दिया $200 ना, मिलियन डॉलर छोड़ दो, अभी $200 दे दिया। तो इसने, श्रीलंका ने कहा हमें डॉलर में चाहिए, तो हमने इसको डॉलर में दे दिया। तो डॉलर में दे दिया, तो अब लोन क्या होता है, जैसे मैंने डॉलर में दिया तो तुम्हें मुझे डॉलर में ही वापस करना पड़ेगा। लेकिन स्वैप अग्रीमेंट ये होता है कि भैया मैंने तुम्हें डॉलर में दिया था, लेकिन तुम अपनी करेंसी में वापस कर सकते हो, हम स्वैप कर लेंगे, बदल लेंगे करेंसी। लेकिन ऐसा नहीं कि $200 दिया है, $200 दिया है तो तुम $200 अपने यहाँ वाला दे दोगे, ऐसा नहीं है भाई। तुम अपने यहाँ की करेंसी, जैसे मानो कि अगर बांग्लादेश का जो रुपया है, ऐसा मान लेते हैं कि $80 बराबर $1 है, तो अगर उसने $200 दिए हुए हैं तो 200 गुणे $80 उन्हें वापस करने पड़ेंगे, ठीक है। कीमत उतनी ही रहेगी, मतलब उसका वैल्यू उतना ही रहेगा, लेकिन आप दूसरी करेंसी में दे सकते हैं, इसी को बोलते हैं करेंसी स्वैप। हम लोग रशिया से भी इस पे बात कर रहे थे कि भाई रूस की जो करेंसी है वो हमारे यहाँ एक तरीके से रूबल नहीं चलती है, ठीक है, डॉलर चलती है। तो हम लोग, और इसी तरीके से भारत की करेंसी वहाँ पे रूस में नहीं चलती, तो हम लोग बात कर रहे थे कि ऐसा चर्चा आ रहा था कि रूबल में वो हमको पे कर देंगे, हम उनको रुपीस में पे कर देंगे, ऑल दैट। हालांकि स्वैप क्या है आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से स्वैप अग्रीमेंट किया है किसने, बांग्लादेश ने किया है, ठीक है। अच्छा आप कह रहे होगे सर भारत के लिए ऐसा क्यों है, भारत के लिए ऐसा इसलिए है कि भैया भारत, आइए थोड़ा सा दिखाते हैं हम आपको सार्क देशों के बारे में। सार्क देश में इतने आपके समूह हैं, जिसका सबसे बड़ा भाई भारत है। मैं ऐसा माना जाता है सार्क देश में कि भाई भारत जो है वो सबसे धनवान है, और धनवान होने के साथ साथ लीडिंग कंट्री है। तो सार्क देशों ने जब एक समूह बनाया तो उन्होंने एक बात और कही थी कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे और करेंसी को स्वैप करेंगे। तो आपके मन में आ रहा होगा सर ये श्रीलंका फिर बांग्लादेश क्यों चला गया, पड़ोसी देश, क्या क्या हमारे भारत के रिश्ते खराब हो गए? ऐसा नहीं है, श्रीलंका हमारे पास भी आया था, ठीक है। श्रीलंका हमारे पास भी आया था, हमसे कहा था $1 बिलियन स्वैप फैसिलिटी दे दो, हमारे ऊपर कर्जे ज्यादा हो गए, हमको उसको चुकाने हैं, हम आपको वापस कर देंगे, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई ऐसा नहीं है, $1 बिलियन बहुत होता है, तुमको हम $400 मिलियन दे देते हैं, तुम उसी से काम चलाओ। तो ये सब बात बांग्लादेश के साथ हुई थी, लेकिन सॉरी श्रीलंका के साथ, लेकिन श्रीलंका को और पैसों की जरूरत थी। हालांकि श्रीलंका का हाल बहुत अच्छा नहीं है, केवल $4 बिलियन जो है उसके पास वो है फॉरेक्स रिजर्व है, कहीं ना कहीं ये और देखा जाए तो उसका जो डेट है ना वो $4.5 बिलियन जो उसको पे करना है, तो फॉरेक्स रिजर्व से बहुत कम है। तो इसीलिए क्या कहते हैं वो लगातार कर्जे की खोजबीन में लगा हुआ है। और हाल ही में मदद किसने की है, वो की है किसने, बांग्लादेश ने, ठीक है। असामान्य बात यह है कि बांग्लादेश जैसा देश जो भारत का पड़ोसी एक समय में अपने खाने के लिए परेशान था, उस समय ये $200 मिलियन का कर्ज दे रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ग्रोथ है। भैया बदलाव होता है, मैं कहता हूं बदलो, और नहीं बदलोगे तो ऐसे ही पड़ोसी देश क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे, और आपको बार बार मुंह पे तमाचा ऐसे मारते रहेंगे। ये डिजिटल तमाचा है, देखो भारत इसको कितना पॉजिटिव लेता है। तो सार्क मुद्रा स्वैप कब चालू हुआ था, 2012 में चालू हुआ था, ठीक है। इसके तहत क्या था कि प्रत्येक देशों ने, सार्क के देशों ने कहा था कि आप करेंसी को स्वैप करेंगे हम आपस में। तो हमारे भारत में क्या था, आरबीआई को अधिकार दिया गया था कि अगर कोई आपसे करेंसी मांगने आए तो भैया उसको $2 बिलियन तक देने में हिचकिचाना मत, मतलब उसके लिए सरकार से पूछना भी नहीं है, तुम अपने सार्क देशों को $2 बिलियन तक दे सकते हो, ठीक है। ये सब कहानी कुछ उसके बारे में है। आई होप आपको स्वैप करेंसी क्या होती है समझ में आ गया होगा। चलिए आपके लिए तीसरा क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है इस बात का कमेंट कर दिया करिए, अच्छा लगा करे तो लाइक कर दिया करिए, और कमेंट करके बता दिया करिए आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है। मैं आपसे एक बात बोलता हूं, आप जब भी पेपर देने जाएंगे यू विल गेट लॉट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम दीज लेक्चर्स, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है, आप जल्दी से पढ़िए। लिखा हुआ है हाल ही में 22 डिग्री सर्कुलर
हेलो इफेक्ट देखा गया। भैया 22 डिग्री इफेक्ट क्या है, हेलो इफेक्ट क्या है, और इसी को कैडिलोस्कोप इफेक्ट भी कहते हैं। तीन तीन नाम हैं, तो किसी नाम से प्रश्न उठ सकता है, इसलिए भैया इसका ध्यान दे करके इसकी इज्जत करो और इसे पढ़ लो ठीक से। ठीक है, तो 22 डिग्री क्या है, ये सारी कहानी भैया हमारे बेंगलोर से देखी गई है, जहां पे एलियन आने का खतरा अभी दिख रहा था थोड़ी देर पहले। क्या है कहानी, आइए सुनते हैं और समझते हैं। तो ये देखो दिया गया है, क्या एलियन आ रहे हैं। आप सारे लोग जानते हैं कि जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं, वो ज़्यादातर बेंगलुरु में है, वो हमारा हब माना जाता है। ठीक है, तकनीकी का। तो क्या हुआ, बेंगलुरु में ही ये कुछ ऐसी आकृति देखी गई सूर्य के चारों तरफ, और ऐसी आकृति देखते ही बहुत सारे लोगों ने, सुंदर सुंदर लोगों ने ट्वीट कर दिए हैं, मतलब और भी हैं, ठीक है, मैंने एक ही को लिया हुआ है। तो इन्होंने ट्वीट कर दिया है, और किस तरह के ट्वीट कर दिए हैं, अच्छे अच्छे इमेज बना करके। कुछ लोगों ने कहा कि वो जादू आ रहा है, एलियन आ रहा है ना, ऐसी बहुत सारी बातें वो लोग करने लगे। ठीक है, हालांकि ये कहानी घूमते घूमते जब अध्यापकों के पास पहुंची तो उन्होंने कहा बेटा ऐसा कुछ नहीं है, ये एक ज्योग्राफिकल फेनोमिना है। ठीक है, भौगोलिक एक घटना है। ठीक है, क्या होता है इसके बारे में हम आपको समझाते हैं। इसके बारे में समझने के लिए थोड़ी सी बात आपको समझनी पड़ेगी, हालांकि शायद मैं वो स्लाइड भूल गया हूं, लेकिन ऐसे समझो कि आप जब बादलों के लेवल के हिसाब से उनको डिफरेंशिएट करते हो, तो सबसे ऊपर एक जो बादल होता है वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है, मतलब ज़्यादातर बहुत डेंस नहीं होता, और उसमें जो है आइस मतलब बर्फ लगभग जमी रहती है, हल्का हल्का। तो जब कभी सूर्य की रोशनी पड़ती है उन पर, तो वो जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, वो हेक्सागोनल शेप में होते हैं, मतलब शेप में होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ शेप कुछ ऐसे। तो जब वो कण जो हैं कुछ इस शेप में होते हैं, और उन पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है, तो एक्चुअली वो क्या कर देते हैं, डिफ्लेक्शन, मतलब डिफ्लेक्ट कर देते हैं 22 डिग्री पर। सूर्य की रोशनी को कितने डिग्री पर, 22 डिग्री पर मोड़ देते हैं, और ये 22 डिग्री पर मोड़ने की वजह से ही बहुत सारे स्टोन्स होते हैं, ये क्रिस्टल्स होते हैं, जिसकी वजह से यह इस प्रकार की आकृति बन जाती है। इसी को हम लोग 22 डिग्री, ठीक है, भी कहते हैं, 22 डिग्री भी कहते हैं, और इसी को हम लोगों ने तीन नाम देखा, जिसे हेलो इफेक्ट भी कहते हैं। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, अब तो आप समझ गए होंगे कोई एलियन नहीं आ रहा है। ठीक है, और इसे रिंग अराउंड द मून ऐसे बन जाता है, वो कुछ और नहीं है। ये क्लाउड का नाम भी आपके लिए लिखा हुआ है ऊपर के, जो साइरस क्लाउड होते हैं। ठीक है, वो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, और वही क्या करते हैं, लाइट को 22 डिग्री पे मोड़ देते हैं, और ये मुड़ते मुड़ते कुछ ऐसा फॉर्म हो जाता है। इसी डिफ्लेक्शन की वजह से आप लोग देखते होंगे कभी कभी बादलों के कलर भी बदल जाते हैं। ठीक है, जो सन वो रेनबो बनता है ना, कुछ ऐसे ही कारण इनकी वजह से भी होते हैं। इन्हें शायद अपवर्तन बोलते हैं, परावर्तन तो अलग, अपवर्तन ही बोलते हैं शायद, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो 22 डिग्री होलो क्या है, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। ये ऐसा कुछ इमेज होती है, उनके साइरस जो होते हैं, मतलब क्रिस्टल जो बादल होते हैं, उनकी इमेज ऐसी होती है जिसमें क्रिस्टल्स होते हैं, और ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है आपको समझ में आया। अगर आपको ये सब बातें आसानी से समझ में आ रही हैं, तो ज़रूर क्या कहते हैं, आप करंट अफेयर्स के सेशन को लोगों को बताया करिए, कि ताकि वो भी जुड़ें, और हम लोग का ये काम होता है, मतलब लोगों तक ज़्यादा पहुँचता रहे। ठीक है, चलिए, अगली खबर आपके लिए है, सरकार ने मिड डे मील योजना के लिए क्यों डीबीटी योजना की पेशकश की है। डीबीटी योजना क्या होती है भैया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है। आपने देखा था पहले सब्सिडी वब्सिडी क्या कहते हैं, हो सकता है डायरेक्ट नहीं होती थी। ठीक है, सिलेंडर में ही दे दी जाती थी, गैस सिलेंडर में। अब क्या होता है, बैंक अकाउंट से सीधे आपके हाथ में आ जाता है। इसी को बोलते हैं डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो क्या हुआ, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने क्या किया है कि डीबीटी देने की बात कर दी है मिड डे मील में। देखो कहानी क्या है, मिड डे मील होता क्या है। मिड डे मील प्राइमरी में बच्चों को उनके पोषण व्यवस्था को ठीक करने के लिए दिया जाता है, लेकिन 2 साल से कोरोना देव ने, मतलब कोरोना ने, देव क्या कहना, ये अच्छा आदमी नहीं है, तो कोरोना ने क्या कर दिया है, पढ़ाई लिखाई चौपट कर दी है एकदम, और प्राइमरी में बच्चे जा नहीं पा रहे हैं, तो उनके पोषण का ध्यान कैसे रखा जाए। अब घर घर राशन वितरण करना भी उचित नहीं है, तो सरकार ने कहा कि जितना पैसा उनका उसमें आता था मिड डे मील में, वो पैसा डायरेक्ट उनके गार्जियन के अकाउंट में दे दिया जाए। ठीक है, तो मिड डे मील स्कीम के तहत डीबीटी का शुरुआत शिक्षा मंत्री ने किया हुआ है। ठीक है, ये ऐसे तो आपने देखा ही होगा, ऐसे खाने पीने की व्यवस्था होती है प्राइमरी स्कूल में। ठीक है, नहीं कभी चले जाओ, ठीक है, कुछ बढ़िया बना हो तो खावा के चले आना। मैंने रमेश पोखरियाल निशंक जी का ट्वीट भी दे दिया है। उन्होंने कहा है लगभग 11.8 करोड़ छात्र इससे बेनिफिटेड होंगे,
और इसका जो प्रारंभिक बजट रखा गया है वो 1200 करोड़ का रखा गया है। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे होंगे ये इनके चित्र भी मैंने दे दिए हैं पोखरियाल निशंक जी के। और डीबीटी क्या है देख लो, सीधे सीधे बैंक से निकला और आदमी के हाथ में गया। इसका मतलब बीच में जो भी दलाली होगी वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, मिड डे मील योजना से इतने करोड़ छात्रों को लाभ होगा। ठीक है, इसमें क्या है, सीधी सीधी बात जानो, मिड डे मील में अभी तक जो प्राइमरी में खिलाते थे वो हम आपको आपके सीधे अकाउंट में पैसा दे दे रहे हैं, खाओ खरीद करके अच्छे से, एकदम टेंशन मत लो। ठीक है, यही है डीबीटी। मिड डे मील की अगर कहानी सुने तो 1995 से इसकी शुरुआत होती है ब्लॉक स्तर पे, और 2001 में जो है इसे सारे राज्यों में लागू कर दिया जाता है। 2007 में इसकी कहानी बढ़ती है और कहा जाता है कि भैया 5 तक नहीं 8 तक करेंगे, मतलब अपर प्राइमरी में भी मिड डे मील की व्यवस्था करेंगे। 2009 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया और तब यह कहा गया कि हर स्कूल में किचन रहेगा, गर्मा गर्म खाना बच्चों को मिलेगा और गर्मा गर्म खाना के तहत उन बच्चों को लालच देकर के घर बुलाया जाएगा, घर से स्कूल, और पढ़ाया जाएगा। तो पढ़ाने के लिए सरकार क्या क्या करती है भाई, पढ़ा करो, अपने बच्चों को पढ़वाया करो। ठीक है, छोटे भाई बहन जो भी होंगे। अब ये क्या है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया था, खाद्य सुरक्षा अधिनियम। कई बार पेपर ने पूछा हुआ है खाद्य सुरक्षा अधिनियम क्या है, तो मैंने आपको और भी कुछ हिस्ट्री दे दी है। आपको समय मिलेगा तो पॉज करके इसे पढ़ लीजिएगा, नहीं समय मिलेगा तो व्यस्त आदमी आप लोग हैं ही, कोई दिक्कत नहीं है। क्या उद्देश्य है इस मिड डे मील का, तो भाई मिड डे मील से हम क्या करते हैं, पोषण ठीक करना चाहते हैं। तो प्राइमरी लेवल पर हम 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन देना चाहते हैं। अपर में 700 ग्राम प्रोटीन और 20 ग्राम 700 ग्राम 700 क्या कहते हैं कैलोरी, और प्रोटीन जो है वो 20 ग्राम देने का लक्ष्य होता है। इतना खाना दिया जाता है, ठीक है, बच्चों को। चलिए और आगे बढ़ते हैं। डीबीटी की कहानी आपको समझ में आ गया होगा, क्या उद्देश्य था डीबीटी का। डीबीटी का उद्देश्य भी आपके लिए लिख दिया है, देख लो भैया कि लड़के ज़्यादा हैं स्कूल में, इसीलिए डीबीटी दिया गया। नहीं, मिड डे मील का स्कीम क्या है, सॉरी, मिड डे मील का मेन उद्देश्य क्या था कि भैया लड़के ज़्यादा आए, खाने की व्यवस्था होगी, हलवा उलवा खाने आएंगे तो इसी बहाने पढ़ा भी देंगे पकड़ के। ठीक है, प्रमोट स्टूडेंट अटेंडेंस, जिससे कि प्राइमरी में लड़के नहीं आते थे वो आने लगे, और इसके साथ साथ उनको गर्मा गर्म खाना दिया जाए, पोषण वोषण दूर किया जाए और उनका ग्रोथ किया जाए। बेनिफिट क्या होता है, तो इससे क्या होता है, प्रमोटिंग स्कूल पार्टिसिपेशन, स्कूल बच्चे आएंगे, क्लासरूम हंगर को मतलब भूख भूख को उनकी मिटाई जाएगी, और फिजिकल बेनिफिट भी, साइकोलॉजिकल बेनिफिट इसका मतलब ये भी है कि बच्चों को उनके क्या कहते हैं अच्छे माहौल में रख करके उन्हें खेलना पढ़ना ना ये सब सिखाया जाएगा। इस तरीके से ये पूरा का पूरा बेनिफिट, अब लड़के आएंगे पढ़ने के लिए तो ग्रोथ तो उनका होगा ही, ठीक है ना, हेल्थ भी अच्छी होगी, जेंडर इक्विटी भी होगी, लड़के लड़की सब आएंगे। ठीक है, ये सारी कहानियां थी। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट अगर कोई परीक्षा पूछे तो बता देना भैया 2013 में आया था। ठीक है, अब अगर आपसे पूछेगा तो एकदम बता के आना, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। और ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। क्वेश्चन नंबर 5वां है आपके लिए, एंजॉय करो भाई, लेक्चर एकदम बढ़िया आपको चल रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा, कॉपी पेन लेके बैठा करो, एटलस लेके बैठा करो, ठीक है, और पढ़ाई किया करो मन लगा करके। हाल ही में वीर सावरकर जयंती किस तारीख को मनाई गई, तो वीर सावरकर जयंती कब मना रहे हो भाई, आप देख लो कब मना रहे हो वीर सावरकर जयंती। भाई सारे लोगों के ट्वीट को ही देख करके आप कह सकते हैं कि कब मना रहे हो, तो 28 मई को आप मना रहे हो वीर सावरकर जयंती। और वीर सावरकर जयंती, वीर सावरकर का पूरा नाम आप जानते हैं, विनायक दामोदर सावरकर जी हैं, ठीक है ना। तो वीर सावरकर इनको आप लोग कहते हैं वीडी सावरकर। वीडी सावरकर एक क्या कहते हैं हिंदू नेशनलिस्ट थे और फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है ना। इन्हें स्वतंत्र वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है, और इन्होंने क्या कहते हैं एक तरीके से बहुत सारे हिंदू प्रथा को जीवंत रखने के लिए अभियान भी चलाए इन्होंने। शुद्धि मूवमेंट जो चला था उसके अंतर्गत इन्होंने काम किया था। ऐसे बहुत सारे काम इन्होंने किए हैं जो इनके लिए इनको महान बनाता है, और हम लोग आज भी इन्हें याद रखते हैं। इनको 50 वर्ष की जेल हो गई थी, ठीक है, और इन्हें सेल्यूलर जेल अंडमान निकोबार भेज दिया गया था, ठीक है। इन्होंने ही एक अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी स्थापना की थी 1904 में, ठीक है, अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, ठीक है। और बहुत सारे संगठन से जुड़े थे, जैसे इंडिया हाउस, यूनाइटेड किंगडम जाकर के इंडिया हाउस नाम के संगठन से भी ये जुड़े, ठीक है। इस तरीके से सावरकर ने एक किताब भी लिखी है, उसको भी ध्यान रखिएगा, द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। उन्होंने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी और उस पर पूरी किताब लिख डाली। अब ये किताब लिखने की अचानक आवश्यकता क्यों पड़ गई, ये इनका जन्म लगभग मान के चलिए कि 1883 में हुआ था।
लेकिन इन्होंने किताब जो 1857 पे लिखी, एक्चुअली 1857 की क्रांति को अंग्रेज मात्र एक म्यूटिनी मानते थे, सिपाही विद्रोह मानते थे, जबकि 1857 की क्रांति मात्र सिपाही विद्रोह नहीं थी, वह एक स्वतंत्रता संग्राम थी। इस बात से वीडी सावरकर सहमत थे। और कई ऐसी घटनाएं हैं जिनको अगर आप देखें, अगर वो छोटा ही विद्रोह था तो तुम्हें भाई ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि कंपनी का अधिनियम, कंपनी क्या कहते हैं, शासन खत्म करके ब्रिटेन के अधिनियम अंतर्गत देश को लाना पड़ा। क्या दिक्कत थी कि तुम्हें गवर्नर जनरल बदल करके वायसराय लाना पड़ा। ठीक है, ऐसी कौन कौन सी समस्याएं क्या कहते हैं तुम्हें बदलनी पड़ गई, अपनी प्रथाओं को बदलना पड़ गया। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा आंदोलन था जिससे कि इनकी हालत खराब हो गई थी। ठीक है, कह सकते हैं झिंगा लाला हो चुका था और ये एकदम परेशान हो चुके थे। ठीक है, तो वीडी सावरकर जी इनके बारे में लिखा। ठीक है ना, इन्होंने एक और भी किताब लिखी है, कई बार पूछा गया है, हिंदुत्व हु इज हिंदू। ठीक है, ये किताब भी इनकी बहुत फेमस है। अभिनव भारत सोसाइटी के बारे में मैंने कहा था 1904 में बनी थी, गणेश सावरकर और वीडी सावरकर ने मिलकर के बनाया था। ठीक है, और ये इनके बारे में एक खबर और भी दी गई है, इनिशियली फाउंडेड नासिक एट मित्र मेला। ठीक है, सोसाइटी वॉज एसोसिएटेड विद सेवरल, ये मित्र मेला जो है अभिनव भारत सोसाइटी में 1904 में जाकर के मर्ज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6वां है, हाल ही में निर्वासित तिब्बती सरकार के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ दिलाई। आप सबको पता है तिब्बत पर चाइना ने कब्जा कर लिया है और वहाँ के तिब्बती को मतलब दलाई लामा तक को वहाँ से भागना पड़ा। वर्तमान में वो भारत में ही रहते हैं और भारत के हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला नामक जगह पर तिब्बत के लोग अपनी खुद की सरकार चलाते हैं। ठीक है, अब भारत में तिब्बती सरकार चलवाने का, संसद चलवाने का मतलब है भारत तिब्बत के साथ है। तो वही जो निर्वासित सरकार चल रही है उसमें अभी हाल ही में एक व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं, उनका नाम है पेनपा सेरिंग। तो नाम याद रखिएगा। निर्वासित सरकार क्या है ये भी ध्यान रखिएगा। निर्वासित इसलिए है क्योंकि तिब्बत में नहीं बन पा रही ना, तो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक जगह पे बनती है। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ी सी बात आपको बता दिया जाए। पेनपा सेरिंग जो थे तिब्बती राजनीतिक हैं, उनका जन्म 1967 में हुआ था। उन्होंने मद्रास से पढ़ाई अपनी की है, क्रिश्चियन कॉलेज से। ठीक है, और ये सरकार में निर्वासित जो तिब्बती सरकार है तिब्बती प्रशासन में, उसमें संसद के लिए चुने गए हैं। ठीक है ना, और बस इतनी कहानी आप जानिएगा। यहाँ पे देखिए जो सरकार इनकी चलती है वो कहाँ पे चलती है, धर्मशाला में चलती है। दलाई लामा साहब ने इनको क्या किया था, बनाया था। ठीक है, लेजिस्लेचर कैसी है, पार्लियामेंट इन एग्जाइल है, मतलब निर्वासित है, अपने देश में नहीं है, भाग करके दूसरे देश से वो उस देश का शासन कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, दलाई लामा के बारे में आप जान लीजिए। इनका जन्म 1935 में हुआ था चाइना में। ये एक स्पिरिचुअल लीडर हैं तिब्बत के, और इस समय ये कहाँ पे रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं। इनको नोबेल प्राइज भी मिला है, इनको कई सारे अवार्ड मिल चुके हैं। देखिए यहाँ पे दिया है, लगभग 150 अवार्ड इनको मिल चुके हैं। ठीक है, निर्वासित तिब्बत सरकार के बारे में कुछ बातें मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दी हैं, पढ़ लीजिए। अरे भाई वीडियो रोक के पढ़ लिया करो। ठीक है, थोड़े से क्या बन जाओ, सीरियस बन जाओ। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से ही। क्वेश्चन नंबर 7वां आपके लिए है, बशर अल असद को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार फिर से चुना गया। देखो भैया, यहाँ पे एक बार दो बार तो आदमी बनने में परेशान है, ये चौथी बार एकदम बपौती टाइप की चल रही है। और मैं आपको बताऊंगा, सीरिया में इन्हीं का पूरा परिवार ही शासन कर रहा है। और इनके पिता की मृत्यु के बाद बशर अल असद साहब जो है चौथी बार फिर से राष्ट्रपति चुने गए। और कितने % वोटों से, 95% वोटों से जीत गए हैं भाई। इतना तो, जितना आप वोट पा गए हैं उतने तो हम लोग कहीं मार्क्स वार्क की कल्पना भी नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन चलो ठीक है, अब इस पे इतना ज़्यादा वोट पाने की वजह से ना बड़े सवाल भी खड़े हो गए हैं। ठीक है, अब सवाल ये खड़े हो गए हैं, सीरिया के ये हैं क्या कहते हैं, बशर अल असद जी। ठीक है, सवाल ये खड़े हो गए, लीबिया कह रहा है गलत तरीके से इलेक्शन जीते हैं ये, इंक्लूडिंग यूएस भी कह रहा है भाई इतने ज़्यादा वोट से कैसे जीत गए। हालांकि चलो जीत तो गए हैं। बशर अल असद जो है वो सीरिया के आयरन फिस्टेड प्रेसिडेंट है, मतलब इनकी मुट्ठी को कोई तोड़ नहीं सकता है। ठीक है, हाँ, तो इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। और ये सीरिया का लोकेशन है, आप इसको देख लीजिए। सीरिया जो है, अभी इसका बड़ा मानचित्र भी आपके लिए हम लेके आए हैं, आप इसे देख लीजिए। सीरिया उधर टर्की से, इधर जॉर्डन, इराक से घिरा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बगल में लेबनान है। सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है किस महासागर से, मतलब किस सागर से है, तो मेडिटेरेनियन सी की बाउंड्री पर है। तो कौन सा जो है सागर जो है सीरिया से टच करता है वो है मेडिटेरेनियन सी।
ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सीरिया की रूलिंग बेस्ड आसाद फैमिली मैंने बता दिया, इनका पूरा कब्जा है भाई साहब, जब से सीरिया है तब से ये लोग हैं, पूरे परिवार, इनके बारे में टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, और सीरिया के सारे जो आज तक हुए हैं वो इन्हीं के परिवार के रहे हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 का तो जब भी बात आता है मुझे लगता है भाई साहब खत्म हो जाओ किसी विधि। ठीक है, कोविड-19 वायरस में एक प्रमुख प्रोटीन की रचना का खुलासा हुआ है, और ये काम महत्वपूर्ण काम किसने किया है? आईआईटी मंडी वालों ने किया हुआ है। नाम याद रखिएगा। ठीक है, गलत करके चले आओगे तो 1 नंबर चला जाएगा। कहाँ के हैं? ठीक है, देखो भाई गलत स्लाइड लग गई है। चलो मैं अभी इतना ही बता देता हूँ। आईआईटी मंडी वालों ने क्या किया है? उन्होंने प्रोटीन की खोज की है। क्या? देखो, अगर ये वायरस है तो वायरस क्या होता है? वायरस बेसिकली प्रोटीन होता है, लेकिन वो प्रोटीन और आरएनए से बना होता है। आरएनए के ऊपर प्रोटीन का एक कवर होता है, वो कौन सी प्रोटीन है इस बात की जांच हो गई है। खुशखबरी हो सकती है कि आगे चल के इस पर कुछ और भी शोध हों। ठीक है, ये मोहतरमा की एक इमेज मैंने दी हुई है, जिनकी इमेज अभी पढ़ने लायक नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, शायद इनका क्वेश्चन ही गायब हो गया, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ ऐसे ही। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन मिस हो गया बट मैं खबर आपको समझा देता हूँ। एक मोहतरमा है, ठीक है, और उन्होंने क्या कर दिया? फास्टेस्ट मतलब कि 25 घंटे 50 मिनट 25 घंटे 50 मिनट में हांगकांग की महिला हैं, और इन्होंने क्या कर दिया? 25 घंटे 50 मिनट में 8,848 मीटर की जो ऊंचाई है उसको पार कर गई हैं। इनका नाम क्या है? शांग यिंग हुंग। गजब नाम रखते हैं भाई ये लोग। शांग यिंग हुंग जो हैं, इन्होंने क्या कर दिया है? 25 मिनट नहीं, 25 दिन, क्या हो गया भाई? 25 घंटे 50 मिनट, आई एम सॉरी। ठीक है, लगभग 26 घंटे में इन्होंने ये ऊंचाई वो कर ली। आप देख रहे हो जैसे ये हमारे यहाँ लंगर वंगर खाते हैं वैसे लोग जा रहे हैं। आपको पता है ये सबसे ऊंची चोटी जहाँ पे है, एक बार में 6 लोग ही खड़े हो पाते हैं, इतने ज़्यादा लोग जा रहे हैं। अगर लैंडस्लाइड होती है तो इसी वजह से कैजुअलिटीज़ भी बहुत सारी हो जाती हैं। हमारी तरफ से हिमालय बहुत स्टीप है, सीधा है, तो इस स्टीप है, इस वजह से यहाँ से चढ़ना मुश्किल होता है। तो अक्सर चढ़ाई जो होती है वो नेपाल की तरफ से होती है। हालांकि एक और भी करंट इशू मैं आपको बता देता हूँ। नेपाल और चाइना इस बात पे थोड़े से विवादित ढांचे पे आ रहे हैं। चाइना कह रहा है कि इस पे जो 6 लोग के खड़े होने की जगह है ना, इसमें से कुछ एरिया चाइना के भी मामले में है, और वो कह रहा है कोविड-19 फैल रहा है, इस वजह से हम इसका डिमार्केशन करेंगे। अब देखो भाई, चाइना ऐसा करता है नहीं करता है, बाद में बात करेंगे इस पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख लिए होंगे। हाँ, अगर आपका कभी मन करता है जाने का तो आप नेपाल की तरफ से चढ़िएगा। $60,000 एक आदमी का लगता है वहाँ जाने का। ठीक है, अब सोचो जाने का मन है, नहीं जाना, मेरा तो भाई कैंसिल हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आज का आखिरी प्रश्न है। कहा गया है लोगों को पेड़ लगाने के लिए पुरस्कृत करने के लिए हाल ही में किस राज्य द्वारा अंकुर योजना शुरू की गई है? बच्चों, कल वाले क्लास में भी अंकुर योजना की बात हुई थी, आज फिर से अंकुर योजना आ गई है। अंकुर योजना को पढ़ ही डालो, मत छोड़ो। ठीक है, बहुत ज़रूरी लग रहा है। मध्य प्रदेश ने चालू की हुई है। पेड़ लगाना है भैया, खूब पेड़ लगाओ। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जो भारत में सबसे ज़्यादा वन आवरण रखता है, और उन्होंने इतना ही नहीं कहा है, कहते बेटा पेड़ लगाओगे तो तुम्हें अवार्ड भी मिलेगा। कैसे अवार्ड मिलेगा? ऐसे नहीं मिलेगा कि पेड़ लगाए नहीं कि अवार्ड मिल गया। अवार्ड मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन का नाम है वायुदूत ऐप, और उस एप्लीकेशन पे जो पेड़ लगाओगे और पेड़ लगा के एकदम ऐसी ही बढ़िया सी पिक्चर खिंचवा लो, और पिक्चर खिंचवा के उस वाले एप्लीकेशन पर अपलोड कर दो, और फिर 1 महीने बाद क्या करना? फिर से उसी पेड़ को बताना कि ये बड़ा हो गया है। ठीक है, और जब फिर से आप उसकी इमेज भेजते हैं तो इस तरीके से आपका चयन अगर होता है अच्छे प्लांटर के रूप में, तो आपको प्राण वायु अवार्ड मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाएगा। प्राण वायु अवार्ड किस कार्यक्रम के द्वारा दिया जाएगा? अंकुर कार्यक्रम के द्वारा। कौन सा एप्लीकेशन है? वायुदूत एप्लीकेशन है। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है। ठीक है, ये देखो भाई, सुंदर सुंदर सा मध्य प्रदेश है। आप जाकर के कभी यहाँ पे घूम सकते हैं, यहाँ से कूदने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, गड़बड़ हो सकता है। आज मैं थैंक यू लगाना भूल गया, चलो ऐसे ही बोल देता हूँ। धन्यवाद, आपने पूरे वीडियो को देखा। कल फिर मिलेंगे पूरी दिन की घटनाओं को लेते हुए, और आपके लिए नई नई खबरें आपके साथ होंगी। ठीक है, हालांकि आज इट इज़ संडे, आई होप, मुझे जहाँ तक लगता है अगर मेरे दिन गड़बड़ नहीं है तो अगर आज संडे है
तो प्रत्येक रविवार को इसका वीडियो नहीं आता है, लेकिन अब की बार मैंने बना दिया है, अगली बार से देखेंगे। मंडे टू सैटरडे हम लोग इस लगातार करंट अफेयर्स को प्रत्येक दिन शाम को 8 बजे पढ़ते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। फिर से कल मिलिएगा 8 बजे रात को, और लगातार मैप साथ में रखिएगा, एटलस साथ में रखिएगा, और हम लोग लगातार करंट अफेयर्स को पढ़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट नाइट एंड गुड नाइट एवरीवन, कीप स्टडिंग।